हाँ जी भाई, गुड गुड आफ्टरनून बच्चों। और ये किसने चालाकी की थी? ये आशिमा कौन है भाई? अनीश की हरकत होगी ये पक्का। क्या? मैं क्या करूंगा? आशिमा 11 आई है। चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं बच्चों। आज हमारे साथ दो तीन नए मित्र हमारे ज्वाइन किए, हम जुड़े हैं हमारे साथ। अनीश आए हैं और शिवानी भी आई है। तो आई होप कि आप, और आयुष भी आए हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने अपनी पुरानी क्लास का जो वीडियोस थे वो देख लिए। लेकिन हाँ, मैं आपको बैकअप दे दूंगा। आज की क्लास के बाद आप मेरे से बैकअप के लिए बात कर लेना। तो आज जो हम टॉपिक करने जा करंटली रहे हैं, देखेंगे। क्या देनी पड़ेगी भाई, देनी पड़ेगी ना। बिना दिए कहाँ नहीं, जाऊंगा। अब अनीश की हमने फरमाइश देखी ही है। नहीं। हैप्पी हैप्पी टीचर्स डे विश नहीं होता तुम लोगों से हैं? हैप्पी टीचर्स डे तुम विश नहीं करोगे? करा तो है। किया तो है सर। या तो है, चलो थैंक यू वेरी मच यार। मैं तो सोच रहा था कोई गिफ्ट विफ्ट लाओगे, चलो कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया है वो समझते हैं। इस चैप्टर कैपिटल बजटिंग में अभी तक हमने अपनी 4 टेक्निक्स की है। जिसमें से एक थी नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक, जिसको हमने पे बैक पीरियड के नाम से किया था। और 3 हमने डिस्काउंटेड टेक्निक्स की थी, एनपीवी, पीआई, और तीसरा प्रॉफिट वो डिस्काउंटेड पे बैक। इसमें से डिस्काउंटेड पे बैक और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स तो खत्म हो चुका, उनका तो कुछ बचा ही नहीं, उनका लेवल भी खत्म हो चुका है। एनपीवी का जो मैंने आपको बताया था, अभी हमने सिर्फ बिल्कुल बेसिक, मतलब मैं गलत नहीं बोलूंगा कि अभी हमने सिर्फ एनपीवी के 10% क्वेश्चंस किए हैं। एनपीवी का लेवल इतना ज्यादा होने वाला है आगे की क्लासेस में, बट उसको बाद में करेंगे। और आज हम अपनी लास्ट टेक्निक आईआरआर, एनपीवी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। आज हम आईआरआर करेंगे। और अगेन आईआरआर के भी एक लेवल के क्वेश्चंस है, उसके बाद और भी नहीं है। तो आईआरआर जो है हमारा, हमें उसको 3 टाइप में करना है। होपिंग कि आज 1.5 घंटे की क्लास है और तीनों टाइप्स हो जाएंगे। तो कल से या नेक्स्ट क्लास से फिर हम अपनी सारी क्लासेस को एनपीवी पे डिवोट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना। इसका नाम क्या है? इसका नाम होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो आप समझते हैं कि ये होता क्या है। तो आप लोगों सर ने अगर चैप्टर का वीडियोस क्या देख नाम है? लिए, जो 3 बच्चों ने अटेंड नहीं की थी क्लासेस, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने एनपीवी का बेसिक आपको आता है, तो आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इजीली समझ आ जाएगा, अगर आपको बेसिक आता है। ठीक सर है, तो हाँ जी बोलो। सर नहीं आता। चैप्टर का क्या नाम है? हाँ जी, एक पहले तो मैं अनीश की बात करूं, नहीं आता कोई नहीं अनीश, इसका भी बैकअप ले लियो। तेरे लिए तो कभी मना ही नहीं है, तो इसका भी बैकअप ले लियो भाई। बस तो आज बैठ जा, आज तो ऐसा मॉडरेटर एज स्पेक्टेटर बैठ जा। देखियो कोई बच्चा कोई गलत काम ना करे, कोई गंदे गंदे नाम ना लिखे, बस तेरा ये काम है आज। हाँ जी सर ऐसा अनीश, है, वो ऐसा तो टाइम नहीं है इतना फालतू में, तो जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बोल मोहित, पूछ क्या पूछ रहे? अरे सर ये चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम आयुष, हाँ। इस चैप्टर का नाम जो आप चाहो लिख लो यार, क्या चाहते हैं अरे कुछ भी मंडे बता को दो, ना, चैप्टर में क्या रखता है नाम में। मंडे को इंटरनल वैसे है। इसका नाम है कैपिटल बजटिंग। अच्छा। मतलब बड़े बड़े लोगों ने तो उसको कैपिटल बजटिंग बोला है, लेकिन जो आप चाहो वो बोल लो, उसको ऐसी कोई बात। अरे वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक चैप्टर है, उसका इंटरनल है, आसान है वो। सर टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप खुद कर लेना, मतलब अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्लासेस लगाने लग गया ना, तो ये रह जाएगा हमारा। टाइम वैल्यू हाँ ऑफ मनी मैं मान बहुत भी नहीं बहुत रहा। इजी है, आप करके देखो। अगर डाउट आएगा तो मैं करा दूंगा, वैसे वो खुद ही करने वाला चैप्टर है। मैं अगर अपने आप भी मैं अपने कोर्स सर की बात करूं, तो मैं लास्ट में कराता हूँ सारा कोर्स होने के बाद। ठीक है। एक बार करके देखना, कोई डाउट आएगा तो मैं करा। चलिए बच्चों, अब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न शुरू करते हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं हम कि जहां पे एनपीवी खत्म होता है, बेसिकली जहां पे एनपीवी खत्म होता है, वहां से इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की शुरुआत। मतलब क्या हुआ, एनपीवी में क्या होता था, नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या निकालते थे? हम निकालते थे कि क्या हमारी पीवीसीआई, अच्छा किसी भी बच्चे को डाउट आता है मैं जो बोल रहा हूं, अगर उसको समझने में कोई भी डाउट आता है, तो प्लीज आप एक बार क्वेरी रेज कर दीजिए या पूछ लीजिएगा मेरे से। एनपीवी क्या में हम क्या करते थे, हम एनपीवी में पीवीसीआई निकालते थे, हम निकालते थे पीवीसीओ, और दोनों को माइनस कर देते थे। और उसके बाद हम देखते थे कि अगर हमारा रिजल्टेंट अमाउंट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब तो हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो हमें इस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए, यही करते थे। अब इसमें क्या होता था, हमें एक डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखी होती थी, हमें एक डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दे रखी होती थी कि हमें क्वेश्चन को इस रेट ऑफ रिटर्न पे वैल्यूएट करना है। वो 10% भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था, 14, 15 कुछ भी हो सकता था। तो कहने का मतलब क्या है कि एनपीवी के क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ रिटर्न दे रखी होगी, लेकिन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन में हमें रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिलेगी। इनफैक्ट
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के क्वेश्चन में हमें यही रेट ऑफ रिटर्न निकालना है जिस पे हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो ब्रेक इवन कर जाएगा। ब्रेक इवन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसकी भाषा में बात करूं तो ब्रेक इवन का मतलब हुआ कि पीवीसीआई विल बी इक्वल टू पीवीसीओ, या मैं ये कह देता हूं कि एनपीवी हमारा जीरो हो जाएगा। निष्ठा ने वैसे बात भी पूछी थी कि सर अगर जीरो हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि हम इंडिफरेंट होएंगे, उसमें आप ले भी सकते हैं प्रोजेक्ट को, नहीं भी ले सकते। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम आईआरआर में वो रेट ऑफ रिटर्न ढूंढेंगे जिसपे हमारा एनपीवी जीरो आ जाएगा। और एनपीवी हमारा जीरो कब आएगा, जब हमारा पीवीसीआई पीवीसीओ के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा आईआरआर का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इट मींस दैट रेट ऑफ रिटर्न ऑन द प्रोजेक्ट at which the NPV will be zero या फिर PVCI will be equal to PVCO। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका प्रोजेक्ट, मान लो आपने आईआरआर निकाला है प्रोजेक्ट का 10% और आपको बोला जा रहा है कि जो सामने से पार्टी है वो कह रही है कि आप इस प्रोजेक्ट पे 12% कमा पाओगे, इसका मतलब आप अपने आईआरआर से ज्यादा कमा पा रहे हो। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट आपके लिए क्या हो गया, अच्छा हो गया, एक इन्वेस्टमेंट करने के लायक हो गया। तो आईआरआर को यूज कैसे किया जाता है, आईआरआर को इस तरीके से यूज किया जाता है कि हमारे को तो 10% में ब्रेक इवन हो जाएगा, ये हमने निकाला, और अगर वो प्रोजेक्ट हमें 10% से कम के रिटर्न दे रहा है तो इसका मतलब वो हमारे लिए लॉस मेकिंग प्रोजेक्ट है, और अगर वो हमें 10% से ज्यादा के रिटर्न दे रहा है इसका मतलब वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है, तो हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आईआरआर इज बेसिकली दैट रिटर्न रिसीव्ड ऑन द प्रोजेक्ट जिसमें हमारे को ब्रेक इवन हो जाए। इतनी बात समझ में आई? ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि हम इसको 3 पार्ट में क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहला तो हम ऐसे एग्जाम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप एक बार आउटफ्लो कर रहे हो और एक ही बार इनफ्लो हो रहा है। मतलब आपके सामने कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आई कि जैसे अनीश ने मेरे को बोला कि सर आप मुझे आज 1 लाख रुपए दे दो सर, ठीक है, और मैं आपको 6 साल बाद सर इतना पैसा वापस करूंगा। तो मेरे को ये देखना है कि अगर ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेरी क्या है, तो मेरे को 10% चाहिए, 15% चाहिए, जिसपे मेरा वो क्या हो जाए, ब्रेक इवन हो जाए कि 1 लाख के आज और 6 साल बाद के जो वो मेरे को दे रहा है अमाउंट वो मेरा एक ही हो जाएगा, मेरा एनपीवी जीरो हो जाएगा। तो मैं उसको बोलूंगा कि देख, अगर मान लो वो आई 10%, तो मैं उसको बोलूंगा कि देख तू मेरे को 12% की अगर उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट से देगा तब तो मैं तेरे को पैसे दूंगा, अदरवाइज मैं तेरे को पैसे क्यों दूंगा। तो एक आउटफ्लो और एक इनफ्लो, ये हो गया हमारा केस 1। फिर हम केस 2 करेंगे जिसमें आउटफ्लो एक है, इनफ्लोस मेनी ईयर्स में आएंगे लेकिन हर साल इक्वल इनफ्लोस आएंगे, ये हमारा हो जाएगा केस 2। और थर्ड केस हम करेंगे जिसमें आउटफ्लो एक है और इनफ्लोस मेनी ईयर्स में आएंगे और वो सारे अनइक्वल कैश फ्लोस आएंगे, ये हो जाएगा हमारे केस 3। अब आपका क्वेश्चन आता है कि सर पेपर में मैक्सिमम किसके क्वेश्चन आते हैं, तो पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं केस 3 के, जो अनइक्वल वाला है। लेकिन वहां तक आप नहीं पहुंच सकते जब तक आपको पहला केस और सेकंड केस के क्वेश्चंस ना पता हो। तो हम पहला और दूसरे के भी एक एक क्वेश्चन करेंगे और देन केस 3 पे चलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब आप अपने नोट्स पे रजिस्टर में एक हेडिंग डालिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर, मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करिए। इसके बारे में बेसिक एक लाइन लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मैं बोर्ड पर जल्दी से हेडिंग दीजिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कौन भाग गया यहाँ से क्लास से, अभी पहले भाग गया, पहली क्लास में भाग गए, कौन है ये? वत्सल आया, शुभम, शिवानी, ऋत्विक, मुस्कान, मोहित, मनन, हर्षिता। ये अनीश कहाँ गया, और अनीश कहाँ है, और वो कहाँ है आयुष? उन्होंने ग्रुप में मैसेज लिखा है। क्या लिखा है? पढ़ लो। अभी पढ़ दो क्या? चलो बाद में पढ़ेंगे। चलो बच्चों शुरू करते हैं। ओके, आपने लिखा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसके बारे में एक लाइन लिखिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज दैट रिटर्न it is that return earned on the project earned on the project at it is internal rate of return is that return earned on the project at which सर एक बार फिर से बोलना।
Internal rate of return is that return earned on the project at which the NPV will be zero. NPV will be zero. In other words, it is that rate of return at which तो फिर NPV के बाद NPV will be zero. In Yes. other words, is earned on a project at which the NPV will be zero. oh, Full stop. Full stop. In other words, it is that rate of return at which PVCI will be equal to PVCO. Will be equal to PVCO. उन दोनों को बोल दो ऐसे कोई बैकअप नहीं, पहले क्लास अटेंड करेंगे तभी बैकअप मिलेगा, जल्दी आ जाए, मैं वरना बैकअप नहीं दूंगा, पहले क्लास अटेंड करो फिर ही बैकअप मिलेगा। शिवानी भी तो कर रही है बच्चों, अभी ये कॉपी करिए। व्हेन प्रोजेक्ट गिव्स सिंगल कैश आउटफ्लोस, केस 1। तो क्लियर नहीं आ रहा। When project gives single When the project gives single lump sum cash inflows, हो सकता है बेटा नेटवर्क इश्यूज हो आपके फोन में, हो सकता है आपके एरिया में, अभी सही हो जाएगा, पूछ लो मेरे से आप। और नीचे कैश आउटफ्लोस जीरो पीरियड में 71,200 और कैश इनफ्लोस 3 साल बाद 1 लाख। कैश इनफ्लोस 3 साल बाद 1 लाख। दोनों नलायकों को जल्दी बुलाओ। और पीरियड कौन से कैश इनफ्लो? कैश आउटफ्लो का 0, कैश इनफ्लो का 3 इयर्स, 3 साल बाद। सर अमाउंट क्या दोनों के 71 और नहीं सर, दोनों की नहीं, आउटफ्लो की 71,200 और आउटफ्लो सॉरी इनफ्लो की 1 लाख। मुस्कान आपके यहाँ ठीक आ रहा है? अर्शिता आपके क्लियर आ रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आई थिंक आप बहुत छोटा लिख रहे हो इसलिए वो क्लियर नहीं है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है, देख रुको 1 मिनट रुको। अब दिख रहा है? कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी। चलो अब देखो बच्चों, ये है हमारे पास, अगर मेरे को इसका IRR निकालना है तो एक तरीके से मैं देखूं, बेसिकली मेरे को एनपीवी 0 करना है ना, मेरे को एनपीवी 0 करना है। तो अभी कोई कुछ नहीं लिखेगा, मैं यहाँ पे एनपीवी की टेबल बनाता हूँ, आप कुछ नहीं लिखोगे, मैं यहाँ पे एक एनपीवी की टेबल बनाता हूँ। देखो बच्चों, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं आपको बाद में शॉर्टकट बताऊंगा कैसे करना है। हो सकता है आपके मन में आ रहा हो सर वही बता दो, लेकिन हाँ मैं आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दूंगा, ये आप अवॉइड कर सकते हो, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, टाइम, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, अमाउंट, पीवी। पर्टिकुलर्स, टाइम, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। शिवानी आपने देखे थे सारे तीनों वीडियोस देख लिए थे आपने? हाँ जी सर। और नालायकों को करा देना प्लीज बेटा। हाँ जी हाँ जी। प्रेजेंट वैल्यू। अब देखो कैश आउट, अभी आप कुछ नहीं लिखोगे, आप सिर्फ देखोगे यहाँ पे कैश आउटफ्लोस। तो मैं 0 पीरियड पे 1, 71,200,
तो ये भी 71,200 हो गया। निष्ठा समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो ये हो गया 71,200। अब करते हैं कैश इनफ्लोस। हाँ जी, कैश इनफ्लोस 3 साल बाद। कौन बातें कर रहा है बेटा? प्लीज ऐसे अपने आप में बातें मत करो। 3 साल बाद मुझे ये नहीं पता, क्योंकि मुझे यही नहीं पता कि मेरा परसेंट क्या रहेगा, मेरी डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या, वही नहीं पता। तो मुझे ये नहीं पता, मैं इसको x ले लेता हूँ। मैं इसको x ले लेता हूँ। अब आगे चलते हैं, अमाउंट कितना होने वाला है? 1 लाख। तो ये भी मेरा 1 लाख x हो गया। तो मेरा PVCI कितना हो गया? 1 लाख x। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो अगर मैं एनपीवी की बात करूं तो एनपीवी क्या हो गया? 1 लाख x माइनस 71,200। बच्चों यहां तक समझ में आ गया सबको? एक बार इसको कॉपी करो जल्दी से, मेरे को हटाना है ये, इसलिए इसको टेबल को जल्दी से कॉपी करो। अपना आप बना सकते हैं आप इस टेबल को। चलिए बच्चों, अब मैं इसको हटाता हूं। तो हमारा एनपीवी फाइनली क्या है? 1 लाख x माइनस 71,200। मुझे एनपीवी 0 चाहिए, ठीक है ना? मेरा एनपीवी आ गया, एनपीवी इज इक्वल टू 1 लाख x माइनस 71,200। मुझे एनपीवी 0 चाहिए, तो 0 इज इक्वल टू 1 लाख x। सर मैम अभी तो बताया यार, वो पॉइंट होता है जिसपे एनपीवी 0 होता है, अभी तो लिखा आपने। ओके ओके, ठीक है ना? 1 लाख x माइनस 71,200। तो नॉर्मली x को निकाल लेते हैं। 71,200 इज इक्वल टू 1 लाख x। तो x इज इक्वल टू 71,200 डिवाइड बाय 1 लाख। तो देखते हैं कितना है। 71,200 डिवाइड बाय 1 लाख किया तो ये आ गया 0.712। अब ये जो फिगर है बच्चों, ये फिगर वो, अगर मैं अपनी टेबल की बात करूं तो ये वो पीवीएफ टेबल में जो मैंने टेबल बनाई थी जहां मैंने x लिखा था, ये वो फिगर है। इसका मतलब ये पीछे पीवीएफ टेबल में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। ये पीवीएफ टेबल में कहीं ना कहीं आ रहा होगा। और क्योंकि मैंने 3 साल लिया है, तो अगर मैं इसको पीछे पीवीएफ टेबल में 3 साल में सर्च करूं, अगर मैं इस वैल्यू को पीवीएफ टेबल में 3 साल में सर्च करूंगा, 1 से लेके शुरू करूंगा, थर्ड 3 इयर्स में 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, तो ये कहीं ना कहीं एग्जैक्टली आ रहा होगा। और अगर एग्जैक्ट नहीं आ रहा होगा तो किसी 2 वैल्यूज के बीच में आ रहा होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, जरा एक बार पीवीएफ टेबल खोलिए। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर पीवीएफ क्यों, पीवीएफ क्यों नहीं किया? पीवीएफ इसलिए करे क्योंकि 1 साल ही में ही पेमेंट मिल रही है। अगर 1 साल से ज्यादा में हो रही होती तो हम पीवीएफ करते, क्योंकि इसमें 1 साल में पेमेंट मिल रही है तो हम पीवीएफ करेंगे। तो एक बार पीवीएफ टेबल खोलिए और उस पर देखिए 1% से शुरू करिए। सर हाँ जी, पीवीएफ में तो यूनिफॉर्म वो होती है ना? हाँ, तभी तो नहीं किया इसमें। बिल्कुल एग्जैक्टली, पीवीएफ तब यूज करेंगे जब हर साल सेम मिलेगा। सेकंड केस 2 सर 12% आ रहा है। देखिए बस, सब हम वही बिल्कुल सही है 12%। बस सब बच्चे देखिए जिनके पास टेबल्स है पीवी, इसको पीछे देखो 1%, थर्ड ईयर में देखो, थर्ड ईयर में। बिल्कुल सही बताया मोहित ने, इसको थर्ड ईयर में देखेंगे। ये देखिए, ये टेबल है हमारे पास। तो इस टेबल में, हाँ ये देखिए पीवीएफ टेबल थर्ड ईयर में, अगर मैं 12% पे देखूंगा तो ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 0.712। इसका मतलब हमारा आईआरआर क्या हो गया है? 12%। लेकिन अगर ये एग्जैक्टली नहीं आती तो हम क्या करते? हम इंटरपोलेट करते। वो मैं अभी आपको सिखाऊंगा दूसरे क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो इसके ऊपर लिख लीजिए, आप ऐसे एरो बना के लिख लीजिए, सर्च फॉर दिस वैल्यू, सर्च फॉर दिस वैल्यू
सर्च फॉर दिस वैल्यू इन पीवीएफ टेबल इन ईयर 3, क्योंकि 3 साल के बाद मिल रही है। सर्च फॉर दिस वैल्यू इन पीवीएफ टेबल इन ईयर 3। मैं एक बार सबसे पूछ रहा हूं, मनन समझ में आया? मुस्कान, हर्षिता, सबको पॉइंट समझ में आया हमने कैसे किया ये? Yes, sir. किसी के मन में कोई डाउट तो नहीं है? देखिए बच्चों, सबसे सिंपल है, इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट हाँ आपको पता होना चाहिए केस 1 इसी को कहते हैं। खत्म हो गया केस 1, इसको जल्दी से कॉपी करिए, फिर केस 2 पे चलते। आ भी सकता है। अच्छा एक बात बताओ, जो आप लोगों के इंटरनल एग्जाम्स होएंगे वो सब्जेक्टिव होएंगे कि ऑब्जेक्टिव होएंगे? मतलब Objective. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होएंगे, आप क्वेश्चंस आएंगे और आपको लिख Subjective के questions फिर स्कैन आएंगे। करके भेजने होंगे? Subjective. सब्जेक्टिव होएंगे, ठीक है। कोई जल्दी से कॉपी करिए। ऋत्विक आपको समझ में आया? Yes, sir. ओके, चलिए हो गया। अब बच्चों देखो, इसका शॉर्टकट हम क्या कर सकते थे? इसका शॉर्टकट ये था कि आप वो टेबल वेबल नहीं बनाते और सीधा आप कैसे निकाल सकते थे आईआरआर? आप सीधा आईआरआर ऐसे निकाल सकते थे, ये भी लिख लीजिए। आईआरआर इज इक्वल टू, जो आउटफ्लो है हमारा 71,200 डिवाइड बाय 1 लाख, यही तो हमने किया इसमें। 71,200 डिवाइड बाय 1 लाख, ये आ गया हमारा 0.712। सर्च फॉर दिस इन पीवीएफ टेबल इन ईयर 3। तो यही करना आपको, यही है, बस इतना सही करना आपको। लेकिन आपको पता तो चले ना हमने ऐसा क्यों किया है, इसलिए मैंने आपको ये एनपीवी वाला तरीका बताया। वैसे आपको करना सिर्फ ये एक लाइन में ही है। सर तो फिर इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में क्या फर्क हुआ? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इसमें क्या फर्क हुआ? नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी का को यूज किया हमने, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के मेथड को यूज किया हमने। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में तो यार मोहित देखो वो दे रखा होगा ना रिटर्न क्या है, तो नहीं उसमें सर, जो देखेगा हमारा रेशियो पीआई कह कितना रहा है, हूँ, जो हमने ठीक है ना? पीबीसीआई हाँ, ये तो पीबीसीओ कह करा सकते हैं कि है। हाँ, ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का एक मेथड को यूज करके हमने आया है। अच्छा बच्चों आपको करना यही है, आपको सिर्फ एक लाइन में ही करना है। ये सिर्फ मैंने आपको इसकी डेरिवेशन सिखाई है, ये इसकी डेरिवेशन है। हो गया? ये लिख लिया? चलिए अब हम सेकंड केस करेंगे। ये लिख, बॉक्स में लिख लेना, ये करना है आपको, यही है। अब हम सेकंड केस करेंगे, व्हेन प्रोजेक्ट गिव्स कैश फ्लोस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बट इक्वल। तो जब इक्वल कैश फ्लोज आ रहे हैं तो इसका केस बना दिया हमने। एग्जांपल देते हैं, ये मैंने खुद ही बनाए हुए रैंडम एग्जांपल्स ही है ये, मतलब इसमें आप लिख लीजिए आपका आउटफ्लो 57,100 आउटफ्लो है और आपको हर साल मिलेगी कैश इनफ्लोस 20,000। 1 2 3 4, तो आपको मिलेगी 20,000 की मिलेगी। ये हमारा क्वेश्चन है कि हमारे को आज 57,100 देना है और हमें अगले 4 साल तक कैश इनफ्लोस मिलेंगे 20,000। तो अब हमारे को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। तो बेटा मैं वैसे ही कराऊंगा, एक आपको एनपीवी की डेरिवेशन से कराऊंगा, उसके बाद शॉर्टकट कराऊंगा। तो अभी अब आप रुक जाइए, अब यहां देखिए, अगर मैं एनपीवी की टेबल बनाऊं, अगर मैं इस पे एनपीवी की टेबल बनाऊं तो कैश आउटफ्लो 0 पीरियड में 1 रुपीज के हिसाब से
कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया 57,100, ये भी 57,100 हो गया। अब इनफ्लोस की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि चारों साल इक्वल है, तो अब हमने जो पीवीएफ वाला यूज किया था वो करेंगे 1 to 4 इयर्स में। पीवीएफ नहीं पता मुझे कितना आएगा यहाँ पे 20,000, ठीक है। तो मैं इसको एक्स ले लेता हूं, तो 20,000 एक्स, तो मेरा पीवीसीआई कितना हो गया, तो एनपीवी हमारा हो गया 20,000 एक्स माइनस 57,100। तो मैं यहां लिख देता हूं एनपीवी, एक बार इसको कॉपी करना और इसको कॉपी करना, फिर मैं इसको हटाता हूं और मैं बताता हूं कैसे करेगा। एक बार टेबल को कॉपी करिए, कॉपी कर लिया टेबल को। सर हमने पीवीएफ में क्या लिखा है, एक्स क्या के? मैंने ये नहीं, मैम ये एक क्वेश्चन मार्क लिखा है मैंने, ये अच्छा, क्वेश्चन मार्क है, मेरे को पता नहीं क्या है, तो मैंने उसको एक्स ले लिया। ठीक है। सर ये 80,000 एक्स नहीं होना चाहिए। 24 सॉरी, नहीं नहीं यार ऋत्विक याद कर, अगर हम ये इसको पीवी, मैंने यहाँ पे 1 to 4 लिखा है, तो 20,000 लिखूंगा ना, सर तभी तो पीवीएफ आएगा। एनपीवी याद कर, एनपीवी वाला क्वेश्चन देख जो नहीं, लास्ट क्लास में किया था। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि पीवीएफ लिखा हुआ है। सर मैं यहाँ पे पीवीएफ लिखूंगा। अब एक बात सुन, मैं तेरा डाउट समझ गया। ऐसे समझ ले, जैसे मान ले 10% पे है ये, लेट अस अज्यूम 4 साल के एनपीवी वो आ गए, पीवीएफ लेट अस अज्यूम 9 ये आ गया 867, मैं कुछ भी लिखा हूँ, भी कुछ भी लिखा होगा, ऐसे मान ले, तो मैं ऐसे करता ना इसको, यस और नो, दिख रहा है ये? यस सर। अब अगर मैं इसको कॉमन कर लूं, तो मैं इन सबका टोटल कर दूंगा और मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 20,000 से 80,000 से। ठीक है सर। किससे करूंगा? 20 से। 20 से करूंगा, तो वही तो लिखा है मैंने। ठीक है सर। अब क्लियर है? हाँ ऋत्विक, क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अब देखते हैं बच्चों, मैं इसको हटा रहा हूं टेबल को, और अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको इक्वेट करने जा रहे हैं। तो एनपीवी कितना हो जाएगा हमारा, एनपीवी तो 0 है हमारा, तो ये हो गया 20 0 इक्वल टू यही, तो 57,100 इज इक्वल टू 20,000 एक्स, तो x इज इक्वल टू 57,100 डिवाइड बाय 20,000, कितना आया, ये आ गया 2.855। अब इसको सर्च करेंगे, किसमें सर्च करेंगे कोई बताएगा? इस वैल्यू को किसमें सर्च करेंगे हर्षिता? किसमें सर्च करेंगे? PVAF table. सर्च फॉर दिस वैल्यू इन ईयर 4, 4 साल में, इन पीवीएफ टेबल। देखो एग्जैक्ट आती है या एग्जैक्ट नहीं मिल रही, पीछे देखो वैल्यू। सर 15%। 15 एग्जैक्टली आ रही है? यस सर। तो अगर ये एग्जैक्ट 15% पे ये वैल्यू आ रही है, इसका मतलब हमारा आईआरआर भी ये हो गया। अगर ये एग्जैक्टली नहीं आती तो हम दो वैल्यूज के बीच में इसको इंटरपोलेट करेंगे। अच्छा, समझ में आ गया सबको? शिवानी समझ में आया आपको? यस सर। चलिए जल्दी से इसको कॉपी करो। मुस्कान समझ में आ गया? अब इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, पहले इसको कॉपी करो। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा।
सर हाँ जी बोलो। इसमें हमने PVAF इसलिए देखा क्योंकि वो इक्वल थे। क्योंकि it एक साल includes। से ज्यादा है। पीवीएफ इसलिए देखा क्योंकि एक साल से ज्यादा है और हर साल इक्वल है। अगर हर साल इक्वल नहीं होते तो ये नहीं चलता, तो फिर अब कुछ और करते। हर साल इक्वल है और एक साल से ज्यादा है। चलिए अब इसका शॉर्टकट भी देखते हैं। आइए कैसे निकल सकता है। वही कैश आउटफ्लो 57,100 डिवाइडेड बाय इनफ्लोस इक्वल 20,000, ये आपका आ गया 2.855। वही लिखिएगा हम इसके आगे, सर्च फॉर दिस। आपको पेपर में भी बस इतना ही करके आना है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है। इन ईयर 4 इन PVAF टेबल। चलिए जल्दी से लिखिए। फिर इसका एक क्वेश्चन वो वाला करते हैं, इसमें तो एग्जैक्टली ये आ गया था। एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जिसमें ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। निष्ठा समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन? चलिए हटा दो, ये भी कॉपी करिए। चलिए बच्चों, अब इसी केस 2 में ही जब इक्वल कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें ये वैल्यू पीछे एग्जैक्टली लोकेटेड नहीं है। आपकी बुक का एक क्वेश्चन करेंगे। कम टू पेज नंबर इस पे आइए, 79 पे आइए, इलस्ट्रेशन 4.2। कोई जना इसको भेज दो यार, इलस्ट्रेशन 4.2 को भेज दो जरा फोटो खींच के। चलिए कोई नहीं, मैं ही बता देता हूं। मैं बी मशीन करवा रहा हूं, मशीन पार्ट बी करवा रहा हूं। इसकी कॉस्ट है 50,000, तो कैश आउटफ्लो हो गया हमारा 0 पीरियड में 50,000। और अगले 4 साल तक 18,000 मिलेगा। लिख लीजिए, जिसके पास बुक नहीं है वो भी लिख लीजिए। कैश आउटफ्लो है 50,000, अगले 4 साल तक 18,000 मिलेगा और हमें इसका IRR निकालना है। लिख लिया क्वेश्चन? तो चलिए शॉर्टकट से करते हैं इसको। IRR इज इक्वल टू 50,000 डिवाइड बाय 18,000 2.777। अब इसको सर्च अगर हम करें इन PVAF टेबल इन ईयर 4, तो देखते हैं क्या ये एग्जैक्ट है। टू 2.777 हाँ जी। 4 years पे ये आएगा कितना अमाउंट है? 16 और 17। 15 और 16 नहीं, 16 और 17 हो गया ना ये। यस सर। 16 में, हाँ 16 और 17 के बीच में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा 530। 16% पे आ रहा है ठीक है भैया। 2.798 और 17% पे आ रहा है 2.743। ठीक है।
अब हम इंटरप्रेट वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले सीखा था। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2.777, वो इन दोनों के बीच में आ रहा है कहीं, हम ऐसे बना लेते हैं जैसे हम हमेशा से करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इनके इंटरपोलेशन नहीं समझ आते। हमने तो एक रूल सीख लिया इंटरपोलेशन का कि दो वैल्यूज के बीच में इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, हम हर जगह वही करेंगे। 6IRR इज इक्वल टू 16% प्लस, मेरे को ये चाहिए 2.777 माइनस 2.798 अपॉन 2.743 माइनस 2.798 इंटू इन दोनों के बीच में कितना फर्क है 8% का, तो इंटू 1। तो आइए अब आपके मन में डाउट आ रहा है कैसा है, तो माइनस में आ रहा है, कोई माइनस में नहीं आ रहा, ऊपर भी माइनस में नीचे भी माइनस में है, दोनों माइनस से माइनस कट जाएंगे, तो ये आ गया ऊपर प्लस माइनस 0.021 अपॉन 0.555। ठीक है, ये अब आ जाएगा हमारा 0.021 डिवाइड बाय 0.055, तो ये आ जाएगा 0.381। तो 16% प्लस 0.381, दिस बिकम 16.381%। शायद बुक का आंसर गलत है, मेरे ख्याल से बुक में गलत दे रखा है आंसर। समझ में आया ये सबको? सर ये इंटरपोलेशन वाली एक बार फिर से बताना, कैलकुलेशन इंटरपोलेशन फिर से बता दो, एक मिनट शुभम बता दो। और सबको समझ में आया? देखो हमने क्या किया, हमने जो वैल्यू निकाली 2.777 वो एग्जैक्टली 4 साल में पीछे लाए नहीं करती। जिसको सबको समझ में आ गया आप लिखना शुरू करो। ठीक है, ये एग्जैक्टली पीछे लाए नहीं करती, तो हमने क्या किया, हमने ऐसी दो वैल्यूज ढूंढी पीछे टेबल में PVAF में जिसके बीच में हमारी वैल्यू 2.777 लाए हो जाए। तो वो वैल्यूज हमारी आई 16% एंड 17%। 16% पे आ रही है वैल्यू 2.798 और 17% पे हमें वैल्यू मिली 2.743। तो हमने बिल्कुल वैसे जैसे पहले लिखा था वैसे लिख लिया, 16% डैश 2.798, 17% डैश 2.743, और इन दोनों के बीच में हमें चाहिए 2.777, वो हमने साइड में लिख लिया। अब हम अपना इंटरपोलेशन शुरू करें। 16% प्लस जो हमारे को डिजायर्ड है, हमारे को डिजायर्ड कितनी है 2.777 माइनस अपर वाली जो छोटी वाली वैल्यू 2.798। छोटी का मतलब ये नहीं है कि इन दोनों में से छोटी कौन सी है, छोटी का मतलब ये है जो आपने ऊपर लिखी है, और ऊपर कौन सी लिखी है 16% वाली, तो 2.798 अपॉन जो हमने नीचे लिखी है वैल्यू 17% वाली 2.743 माइनस 2.798, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने परसेंटेज का है 1% का, तो इंटू 1, तो हमारा आ जाएगा 16.381%। ठीक है सर। ठीक है, हाँ जी। हाँ नहीं इनका भी इतना याद है 3836 इतना चलता है, वो तो इंटरपोलेशन में होगी। ये सबने कॉपी कर लिया? एक मिनट, चलिए अब हम करने जा रहे हैं केस 3, जो कि मोस्ट, ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है, ये केस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है केस 3। When project gives cash flows over the period of time and unequal. So देखिए when project gives cash flows over the period of time and unequal. Come to page number 83 पे आइए, पेज नंबर 83 पे इलस्ट्रेशन 4.10। पेज नंबर 83 पे इलस्ट्रेशन 4.10 इंपॉर्टेंट मार्क करिए। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, आप लोगों को जिसको लिखना है वो लिख भी लीजिए, छोटा सा ही है। ब्राइट मेटल्स लिमिटेड is considering two different investment proposals A and B, the details of which are as follows.
मैं आपको प्रोजेक्ट ए का बता रहा हूँ सिर्फ। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है 9500 एंड एस्टिमेटेड इनकम दे रखी है 3 साल की, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 इयर्स, 4000, 4000 और 4500। सजेस्ट द मोस्ट अट्रैक्टिव प्रपोजल ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी कंसीडरिंग द इनकम टू बी डिस्काउंटेड एट 12%। ये तो एनपीवी के लिए हो गया। हमें आईआरआर भी निकालना है, तो हम इसको आईआरआर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हम ये 12% को स्किप करें, वो हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम इसको आईआरआर के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो मेरा क्या है, कैश आउटफ्लो 9500 और कैश इनफ्लो 1, 2 एंड 3, 4, 4 एंड 45। समझ में आ गया सबको? बताइए बच्चों, समझ में आ गया? देखो बच्चों, अब इसमें हमारा पहला मेथड भी नहीं लग सकता, सेकंड भी नहीं लग सकता, क्योंकि इसमें जो कैश इनफ्लोज है वो अनइक्वल हो गए हैं। तो इसमें हमारा एक पूरा प्रोसीजर होता है, स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है, हम उसको निकाले करेंगे। समझ में आ गया? अभी आप कुछ नहीं लिखोगे, अभी आप देखोगे सिर्फ, अभी आप सिर्फ देखोगे कि हम कैसे करें। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक फेक पेबैक पीरियड निकालते हैं। हम पहला स्टेप क्या करेंगे, हम अभी आप कुछ नहीं लिखोगे, हम एक स्टेप 1 कंप्यूट फेक पेबैक पीरियड। तो अब ये फेक पेबैक पीरियड कैसे निकलेगा वो देखते हैं। पेबैक पीरियड हमें पता है कैसे निकलता है। पेबैक पीरियड निकलता है, कैसे निकलता है पेबैक पीरियड, कैश आउटफ्लोज अपॉन इनफ्लोज। तो मैं कर देता हूं 9500 डिवाइड बाय, अब सर क्वेश्चन उठता है डिवाइड किससे करें, 4000 से, 4000 से, 4500 से। तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं। इन तीनों का एवरेज कितना आएगा, 4000 प्लस 4000 प्लस 4500 डिवाइड बाय 3। तो ये आ गया 4167 ले लेते हैं। 4167 ये कैसे आया मैं वो भी बता देता हूं आपको। ये आया हमारा एवरेज, कैसे आया हमारा 4000 प्लस 4000 प्लस 4500 डिवाइड बाय 3। ठीक है जी, ये आ गया। इसको डिवाइड करें तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 2.279। अब इसको पीछे सर्च करो इन पीवीएफ। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर पीवीएफ में क्यों सर्च करा रहे हो, इक्वल थोड़ी ना है। बिल्कुल सही है बच्चे, इक्वल तो नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि जो कैश फ्लोस 4000, 4000 और 4500 मिले हैं वो ऐसे नहीं मिले, वो हर साल कितने मिले हैं, 4167 मिले हैं। हमने एज्यूम कर लिया कि जो कैश फ्लोस 4, 4 और 4.5 मिले हैं वो ऐसे ना मिलके कैसे कैसे मिले, 4167, 4167, 4167। तो हमने इसको मान लिया कि इक्वल कैश फ्लोस मिले। तो ये इसको हम पीछे सर्च करेंगे इन पीवीएफ टेबल इन ईयर 3। एक बार देख के बताओ, आपको एग्जैक्टली ढूंढना नहीं है कि एग्जैक्टली कहां पर है, इंटरप्रेट नहीं करना, बस आप मेरे को बता दो सबसे नियरेस्ट कहां पर है। ये देखो जरा पीछे देखो, ये वैल्यू सबसे नियरेस्ट कहां पर है। आपको इंटरप्रेट नहीं करना, आप बस ये बताइए 3 इयर्स में ये सबसे नियरेस्ट कहां पर है, 2.279 बताइए कितना, 15% पे। 15% पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ये आ गया 15%, इसको हम बोलेंगे, इस 15% को हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेट आईआरआर, इसको हम बोलेंगे अप्रोक्सीमेट आईआरआर। बच्चों एक बार इतना कॉपी करिए, एक बार इतना कॉपी करो, क्योंकि स्टेप 2 में को लिख करवाना है, उसमें को हटाना पड़ेगा। एक बार इतना कॉपी करिए।
हो गया बच्चों कॉपी? अब आप क्या करेंगे, स्टेप 2 लिखिए, कंप्यूट एनपीवी एट 15%। अब आप ये जो क्वेश्चन है हमारा 9500 आउटफ्लोज, 4000 4000 4500 इनफ्लोज। अब आप एक नॉर्मल एनपीवी का क्वेश्चन समझ के करिए इसको। 15% पे एनपीवी निकालिए, मैं भी निकाल रहा हूं, आप भी निकालिए। और ये जो वैल्यूज है इन्हीं वैल्यूज को लेके 15% पे एनपीवी निकालिए, नॉर्मल टेबल बना के। सर इसमें इंटरपोलेशन 4000 4500। सर इसमें इंटरपोलेशन क्यों नहीं की हमने 15% की? क्या सर? सर इसमें इंटरपोलेशन क्यों नहीं की? सर अब जो मेथड जिस तरीके से है वो वैसे ही करना है, हमें इस पे इंटरपोलेशन नहीं कर सकते। इस पर हम एनपीवीज निकालते हैं दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, उसको इंटरपोलेट करते हैं। बताओ ओके। अब 15% में निकालना है ना ये, सॉरी 15%। सर ये 1/1 प्लस आर होता था ना? क्या? 1/1 प्लस आर। हाँ 1/1 प्लस आर, 1/1.15। हाँ। तो सर फर्स्ट तो 0.067 आ रहा है। क्या नहीं दे रखा? 0.067 है, 0.667 है फर्स्ट तो। क्या पीवीएस कैसे बेकार की बात करी है? देखो 1 डिवाइड बाय 1.15 कितना आया? 0.869 आ रहा है। अच्छा ठीक है। कैलकुलेटर देखो अपना। एनपीवी नेगेटिव आ गया बेटा, 43 आया, मेरा तो नेगेटिव, सबका 43 आया नेगेटिव। 1-2 रुपए ऊपर नीचे चल सकता है। कितना आया एनपीवी? 43। हाँ वो चलता है, 42 नेगेटिव आ रहा है ना। हाँ ठीक, जल्दी से करिए सब। ऋत्विक आपका हो गया? सर बस थोड़ा सा बचा है। जल्दी से करिए। अब इसके बाद थर्ड स्टेप लिखिए, कंप्यूट एनपीवी एट 14%। देखो बच्चों, अगर ये नेगेटिव आया एनपीवी, हमें बेसिकली एक एनपीवी पॉजिटिव चाहिए, एक नेगेटिव। अब ये मेरा नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव आ गया तो जितना परसेंटेज कम करते रहोगे ये पॉजिटिव होता रहेगा, और अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो जितने आप परसेंटेज बढ़ाते रहोगे ये नेगेटिव होता चला जाएगा। तो हमें फाइनली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चाहिए। तो मेरा नेगेटिव आया है 43, क्योंकि ये रैंडम डिसीजन आपका होएगा, क्योंकि अमाउंट 40 का ही है। इसका मतलब मैंने 14 पे निकाल के देख सकता हूँ, ये पॉजिटिव आने के चांसेस है। अगर ये अमाउंट ज्यादा होता, हजारों में होता है, 500-600 होता, तो हो सकता है 14 में भी नेगेटिव आएगा थोड़ा कम, 13 में भी नेगेटिव आए थोड़ा कम। मुझे फाइनली एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चाहिए। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहेगा, सर हम 10% कम कर देते हैं ना सीधा, मान लो 43 है, मैं अगर मान लो इससे 5-6% कम कर दूं तो वो तो पक्का ही पॉजिटिव आएगा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो और आपका आंसर भी गलत नहीं होएगा, लेकिन ये कहा जाता है कि गैप जितना कम लोगे दो वैल्यूज के बीच में इंटरपोलेशन करने के लिए, जितना कम गैप होएगा
उतना बेटर है। तो अगर आप 1-2 परसेंटेजेस को इंटरप्रेट करोगे तब तो बहुत ही अच्छा आंसर आएगा, अदरवाइज तो आप 10% 20% का भी गैप ले सकते हो, लेकिन हम जितना छोटा गैप रखेंगे उतनी हमारी आंसर एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बताओ क्या कह रहे हो? तो ये एनपीवी के बाद क्या करना है, इंटरपोलेशन वाला समझ? हाँ, ये आ गया 43। अब आप एक एनपीवी निकालिए, सेम क्वेश्चन को 14% पे करके एनपीवी निकालिए। मुझे एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए, एक नेगेटिव। नेगेटिव आ चुका, अब मेरे को पॉजिटिव चाहिए, तो मैं, क्योंकि ये नेगेटिव है, मैं परसेंटेजेस कम करता चलूंगा। अगर ये पॉजिटिव होता है एनपीवी तो मैं परसेंटेज बढ़ाता चलता। तो ये 15 में निकाला, अब मैं 14 में निकाल, बोलो। NP 121 आ गया। अच्छा 14 पे निकाल लिया आपने? एक सेकेंड 14 में कितना आ रहा है बताना जरा। 121 पॉजिटिव ना? चलिए, सबका इतना ही आया है पॉजिटिव, 121 आया 14 पे। यस सर। सबने निकाल लिया? मैं नहीं निकालता, फिर मैं मान के चल रहा हूं आपने सही निकाला है। 121 पॉजिटिव आ गया। अब स्टेप 4, इंटरपोलेट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनपीवी। वही तरीका जैसे मैं हमेशा करता हूं, मैं इंटरपोलेशन बदलूंगा नहीं। देखो 14 में कितना आया? 121। सर 15 में कितना आया? 43। ठीक है सर, एक बार 2 के बाद बताना क्या किया है। 3 और 4 में, 2 के बाद 3 और 4 में क्या किया है? थर्ड स्टेप में सर, थर्ड स्टेप में देखो, यहाँ देखो, स्टेप 2 में आपका नेगेटिव एनपीवी आया, मुझे अब एक पॉजिटिव एनपीवी चाहिए। नेगेटिव एनपीवी अगर आया है 15 पे, तो जितनी आप परसेंटेजेस कम करते रहोगे, ये नेगेटिव भी कम होता रहेगा और पॉजिटिव की साइड पहुंचता रहेगा। अगर ये पॉजिटिव होता तो मुझे नेगेटिव चाहिए था, तो जितनी आप परसेंटेजेस बढ़ाते रहोगे, ये पॉजिटिव कम होता रहेगा और नेगेटिव पहुंचता रहेगा। तो इस क्वेश्चन में नेगेटिव था और बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं था नेगेटिव का, 43 था, तो मैंने 1% ही कम कर दी सिर्फ, और मैंने उस पे एनपीवी निकाला। पूरी टेबल बना के आप एनपीवी निकालोगे, ये निकाल दिया सबने, तो एनपीवी 121 आ गया। निकाल, लिख लो इसको। अब मेरे पास एक पॉजिटिव एनपीवी है 121, एक नेगेटिव एनपीवी है 43। अब मैं इन दोनों को इंटरपोलेट करने जा रहा हूं, ठीक है? तो मैंने लिखा 14 का 121 और 15 का 43। अब देखिए माइनस में कैसे करेंगे इंटरपोलेट। मुझे एनपीवी 0 चाहिए, तो मैंने इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में 0 डाल दिया। तो मेरा कैसे निकलेगा यार? 14% प्लस 0 माइनस 121 डिवाइड बाय माइनस 43 माइनस 121 माइनस 43 माइनस 121 इंटू 1, क्योंकि इन दोनों में मेरा फर्क कितना है? 1। अगर आप 13 और 15 करते तो 2 हो जाता, अगर आप 12 और 15 करते तो 3 हो जाता। जितना कम फर्क लोगे उतना आंसर एक्यूरेट आएगा। तो ये आ गया 14 माइनस प्लस माइनस 121 और नीचे कितना आ जाएगा? 164, है ना? हाँ, 164 माइनस कट के प्लस हो गए सर, माइनस काट। क्या क्या? नहीं, वही कह रही थी, माइनस काट दो। हाँ, माइनस माइनस कट गया ना। हाँ, तो 14 प्लस माइनस माइनस कट गया, 121 अपॉन 164 कर लेते हैं इसको। 121 डिवाइड बाय 164, ये आपका आ गया 737। तो आपका आंसर आ गया 14.737%, जिसको आप 74 भी कर सकते हो। 14.74%। बताइए बच्चों, समझ में आया आपको ये मेथड? इस पे जो हम इंटरपोलेशन करते हैं वो हम परसेंटेजेस की एनपीवी निकालने के बाद करते हैं। बेटा मैं इसके ना स्टेप्स आपको एक बार सही से भी लिखवाऊंगा, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एक बार आपको सही से स्टेप्स भी डिक्टेट करूंगा। फिर समझ आ गए, आगे बस वो लिखवाऊंगा मैं, ये पॉइंट लिखवाऊंगा कि चलो ये भी वैसे समझ आई गया है कि अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव निकालने के लिए कम करना होता है, और पॉजिटिव है तो नेगेटिव ले जाने के लिए बढ़ाना होता है। ये भी समझ आई गया होगा। चलिए इसको कॉपी करिए एक बार। शुभम, आपको समझ में आया? हाँ जी सर।
सबको समझ में आ गया ये? एनपीवी अलग आ रहा है मेरा, हाँ जी, एनपीवी अलग आ रहा है 14% में। नहीं हमारा कितना आ रहा है? 14.74 आ रहा है ना हमारा, उनका 78 लिखा हुआ है उन्होंने, है ना? नहीं सर, यहाँ पे मतलब 121 की जगह मेरा 117 आ रहा है। कहाँ पे कह रही हो? ऊपर जब 14% का अच्छा ये 121 की जगह, अच्छा ये देखो निष्ठा ने किया था, वैसे तो मैं तो देखो उसके ऊपर भरोसा करता हूँ। अब देखो तुम कह रहे हो तो मोहित जी कितना आ रहा है 14% पे? सर मैंने निकाला ही नहीं, मैंने कॉपी कर ऋग्वेद दिया। किसी और ने निकाला ये? सर ठीक है, मेरा 122 आ रहा है। फिर मुस्कान आपका गलत है। देखो हर बार निष्ठा को ऐसे आप ब्लेम मत करा करो। तो मेरा 117। आप एक बार चेक कर, तो हो सकता है आपने राउंड ऑफ में कर दिया हो गलती, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार चेक कर देना। ये समझ में आ गया? अब सब बच्चे इसका पार्ट बी करके दिखा दो मेरे को, मशीन बी। मेरे को इसका मशीन बी का करके दिखा दो एक बार सब। सर एक बार मशीन बी के फिगर्स बताना। हाँ फिगर्स बताया दो सर। कैश आउटफ्लो सर 20,000, कैश इनफ्लो 3 साल 8 8 और 12,000। ठीक है सर। चलिए सब बच्चे करेंगे। जल्दी करिए।
जल्दी करो। अगर क्या कह रहे हो, अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आपको बढ़ा मतलब वो करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हाँ ठीक है सर। नेगेटिव है तो कम, पॉजिटिव है तो बढ़ाओगे। आप म्यूटेड हो सर। शिवानी तेरा कितना आ रहा है? 17.505%। हाँ मेरा सर आप म्यूट हुए 546। हो, आप म्यूट हुए हो, आपका म्यूट हुआ हुआ है माइक। ओ सॉरी, हाँ 17.50 बिल्कुल सही है आपका आंसर, एग्जैक्ट आंसर है। मोहित 17 और 18% के बीच पे लेना है, मतलब उन दोनों का करना है। सर 17 और 18 के बीच में आ रहा है मेरा भी। उस पे लिया है 18 और 19। सर एक मिनट, सबका और 18 सबका आ गया 17.5। तेरा अप्रॉक्स वो क्या आ रहा था? 5 आ रहा है। कितना मुस्कान, कितना आया? 17.465। हाँ ठीक है, इतना चलता है। सर जैसे मेरा ना 17 और 18 के बीच में आ रहा है, पर जो एनपीवी है वो मैच नहीं कर रहा। एनपीवी मैच, तो आप देखो आपने कहीं पीवीएफ गलत तो नहीं लिख दिया, एक बार देखो। सर पीवीएफ तेरा वो क्या आ रहा है? फेक एफपीबी 10% आ रहा है वो अप्रॉक्स जो था वो आईआरआर। कोई ऐसा है ना, एक मिनट, कोई नहीं शिवानी, आप अपने ना एक बार बाद में भी क्लास खत्म होने के बाद एक बार फोटो डाल देना दोनों जो भी पेज की है, ठीक है? चलिए बच्चों, एक बार ऐसा नहीं है आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, आप देख लेना। अभी पहले आप एक मिनट पहले होमवर्क लिखिए। 4.4 का ए पार्ट, 4.6, 7 ये हम कर चुके, मैंने आपको कल भी होमवर्क दिया था।
एनपीवी तो आप कर चुके हो, आईआरआर के पार्ट्स होंगे इसमें सिर्फ 4.8 एंड 4.11। अब देखो बच्चों ऐसा है, आज का ये जो टॉपिक हमने खत्म किया है, आज के बाद आप लगा लीजिए इस चैप्टर का हमने 25% 25 भी नहीं बोलूंगा, 30-40% कह लीजिए हमने खत्म कर दिया इस चैप्टर को। अब हमारे को एनपीवी के हाई लेवल के क्वेश्चंस करने हैं जो लगेंगे 3 से 4 क्लास लगे। मतलब अभी हमने बेसिक कर लिया एनपीवी, पीआई, आईआर और वो डिस्काउंटेड पेबैक। अब एनपीवी, सिर्फ एनपीवी के हाई लेवल के क्वेश्चंस हमें शुरू करने हैं, जिसमें एक एक क्वेश्चन को करने में आधा घंटा लग जाएगा। तो अब आप ये आपका होमवर्क है, इसको आप कर ही लेना है, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। अब आप बता दीजिए कल, फिर आपके मन में बात आएगा सर आप रोज क्लास ले रहे हो, मेरे को 2 रोज क्लास नहीं लेनी, सिर्फ आप लोगों के एग्जाम की वजह से मैं ले रहा हूँ, मेरे को तो खुद भी नहीं चाहता मैं रोज क्लास लूं, तो इसलिए आप मेरे को बता दो कल अगेन 1.5 घंटे की क्लास है, कब रख सकते हैं? मेरी 3:30 से 5 छोड़ देना, 3:30 से 5 मेरी क्लास है, या तो इसके पहले या इसके बाद में। कल संडे छुट्टी का टाइम है, आप बता दीजिए। हाँ जी सर मंडे को ही रख लो, कल मत रखो। यार देखो मैं मंडे को रख लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं मोर देन हैप्पी हूँ, लेकिन द पॉइंट इज कि यार टाइम, आपका एग्जाम कब है मोहित, कब है आपका एग्जाम? सर मेरा है नेक्स्ट मंडे को है। हाँ जी। तो 14 तक ना हमारा हो नहीं पाएगा यार, अगर हमने मतलब ऐसे स्किप किया ना तो 14 तक हो नहीं। मेरे को इसलिए कह रहा हूँ कि कल का दिन भी चाहिए, मंडे को तो रखूंगा ही। बताओ कल क्या प्रॉब्लम है? सर कल संडे है सर, कल नहीं। सर कल नहीं सर, कल नहीं। हाँ जी तो मंडे से रख लेंगे। बताओ फिर मंडे का टाइम बताओ, मंडे 4 o'clock की, ठीक है? मंडे 4 बजे ही फिर। यस सर। चलो फिर ठीक है, मंडे मिलते हैं, मंडे 4 बजे मिलेंगे। ये सारा शिवानी एक बार उनसे भी बोल देना, एक बार देख लेंगे वीडियोस, एक क्वेश्चंस भी कर लेंगे। हम परसों मिलते हैं मंडे 4 बजे, और हम एनपीवी के हाई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? ओके बच्चे, बाय बाय।